कार्बन जिससे कि कोयला बना हुआ होता है, इसमें एक खास प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण कि अर्थ में लाइफ पॉसिबल हो पाया है। कार्बन का एटम बाकी एलिमेंट्स के एटम के साथ अलग अलग तरीके से रिएक्ट करके बॉन्ड बना के बहुत बहुत अलग अलग तरीके का मॉलिक्यूल्स बना सकता है। कार्बन लगभग करोड़ों मॉलिक्यूल्स बना सकता है। तो कार्बन में ऐसा क्या खास बात है जिससे कि कार्बन में इतना डाइवर्स प्रॉपर्टी हमें दिखता है? तो चलिए इसी पे आज के इस वीडियो में और आगे के वीडियोस में इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कार्बन का एक एटम है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका मतलब इसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होता है और इसके पास होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल स्टेट में। कार्बन का सबसे अबंडेंट फॉर्म को कहा जाता है कार्बन 12। कार्बन 12 का मास नंबर होता है 12। मास नंबर होता है प्रोटॉन का नंबर प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। तो लॉजिकली आप समझ सकते हैं कि कार्बन में 6 न्यूट्रॉन्स होता है। 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स मिला के हो गए 12, तो मास नंबर 12। वैसे कार्बन के और भी आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 13, कार्बन 14, जिसका कि मास नंबर 13 और 14 होता है। उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है वो 7 और 8 होता है। लेकिन हम बात करें सबसे अबंडेंट पाया जाने वाला, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला कार्बन, जो कि है कार्बन 12। अब यहां पर देखिए, कार्बन को अगर बॉन्ड बनाना होगा तो वो किस तरह से बॉन्ड बना सकता है? सबसे पहले तो देखिए, बॉन्ड बनाने के लिए एटम्स क्या करता है, वो नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने का टेंडेंसी रखता है। जैसे कि अगर आप सोडियम और क्लोरीन को कंसीडर करें तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर दोनों को अपना नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है तो सोडियम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और क्लोरीन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन कम है। उसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए हम कह सकते हैं, उसका नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए। तो क्या करता है, ऐसे स्थिति में सोडियम आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन को दे देता है। तो सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करके और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करता है, या फिर कहें नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा करता है। और इलेक्ट्रॉन चूंकि नेगेटिवली चार्ज्ड होता है तो सोडियम उस इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयन में और क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है। अब ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, इनके बीच होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है और ये दोनों जुड़ जाता है और यहां पर बीच में बनता है बॉन्ड। इस बॉन्ड को कहा जाता है आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये आयंस के बीच एक्ट कर रहा है, इसीलिए आयनिक बॉन्ड। तो क्या कार्बन भी सोडियम की तरह इलेक्ट्रॉन डोनेट करके या फिर क्लोरीन की तरह इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट पूरा करके बॉन्ड बना सकता है? चलिए देखते हैं, क्या ये अपना चारों का चारों इलेक्ट्रॉन्स को, आउटर मोस्ट शेल के चारों इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके, लूज करके, क्या C4+ आयन में कन्वर्ट हो सकता है? तो इसके लिए तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है। आप सबसे पहले देखिए, ये जो न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड है, इनके बीच एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। ये दोनों एक दूसरे को पुल करता है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को हमें यहां से, इस एटम से बाहर निकालना होगा तो ऑब्वियसली ये जो फोर्स न्यूक्लियस इसे खींचे रखा है, इस फोर्स के अगेंस्ट हमें इसे काम करके बाहर निकालना होगा। मतलब हमें कुछ एनर्जी इसे प्रोवाइड करना होगा, तब जाके यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से बाहर निकलेगा। तो जितना एनर्जी चाहिए होता है एक इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रल स्टेट के एटम से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, उसे कहा जाता है उसका आयनाइजेशन एनर्जी। और चूंकि पहला इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल रहे हैं, इसीलिए इस एनर्जी को फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो गया। अब जब दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाएगा तो भी एनर्जी चाहिए होगा। इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालेंगे तो अब दूसरे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होता है उसे सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कहा जाता है। उसी तरह से तीसरे के लिए थर्ड और चौथे के लिए फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी होता है। अब चलिए कुछ लिस्ट देख लेते हैं।
यहां पर इस लिस्ट में बहुत सारे एलिमेंट्स का आयनाइजेशन एनर्जी आपको दिख रहा है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयनाइजेशन, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ आयनाइजेशन एनर्जी। अब ध्यान दें कार्बन पे। कार्बन का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होता है 1086.5 इतना किलो जूल पर मोल। मतलब एक मोल कार्बन के हर एक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए इतना किलो जूल एनर्जी चाहिए होगा। अब सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी उससे ज्यादा है, थर्ड उससे भी ज्यादा और फोर्थ और ज्यादा है। यह एक नॉर्मल ट्रेंड होता है। जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उस समय आप डिटेल्स में जान पाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। फिलहाल के लिए आप यह जान लें कि फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है। तो आप देख लिए कि कार्बन का आयनाइजेशन एनर्जीज कितना है। अब कुछ मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी देखते हैं। अगर सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी देखें या फिर मैग्नीशियम का देखें या फिर एल्यूमिनियम का देखें तो आप ये पाएंगे कि ये आयनाइजेशन एनर्जीज बहुत कम है। इसीलिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स ये बड़े आसानी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। लेकिन कार्बन के केस में ऐसा नहीं होगा। कार्बन का आयनाइजेशन एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा है। तो रिलेटिवली ज्यादा होने के कारण इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने के लिए बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है नॉर्मल रिएक्शंस में। इसीलिए यह सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या कार्बन बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर C4- आयन में कन्वर्ट हो सकता है? तो यहां पर आप देखें जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स है इनके बीच किस तरह का फोर्सेस काम करता है। यह न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज्ड होने के कारण इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ पुल करता है, खींचे रखता है, बांधे रखता है इस न्यूक्लियस के साथ, या फिर कहें इस एटम में इसे बांधे रखता है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स चूंकि नेगेटिवली चार्ज्ड है, इसीलिए ये एक दूसरे को रिपेल करता है, एक दूसरे से दूर धकेलता है, जो कि इसे अनस्टेबल बनाता है, इस एटम को अनस्टेबल बनाता है। अब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को धकेल के दूर ले जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन दूर जाना चाहता है, वो टेंडेंसी रहता है, क्योंकि इनके बीच होता है रिपल्शन। तो दो अलग अलग तरीके का यहां पर फोर्स काम कर रहा है। एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स और नेगेटिव के बीच रेपल्सिव फोर्स। एक उसे बांधे रखना चाहता है और दूसरे उसके स्टेबिलिटी को, एटम के स्टेबिलिटी को घटाता है। अगर न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स रहे और अगर इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 हो जाए, बाहर से 4 इलेक्ट्रॉन अब्सॉर्ब करके या गेन करके इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर 10 हो जाए, तो यहां पर आप ये पाएंगे जो धकेलने वाला प्रॉपर्टी है, अनस्टेबल बनाने वाला प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में ये 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे एटम अनस्टेबल हो जाएगा। तो यह भी पॉसिबल नहीं है, यह भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो फिर क्या होगा, यहां पर देखिए कार्बन एटम आपको दिख रहा है, ये उसका न्यूक्लियस और 6 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन्स को हटा देते हैं, क्योंकि बॉन्डिंग में अंदर वाले शेल्स के इलेक्ट्रॉन का कोई खास रोल होता नहीं है। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। जैसे इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, इसे कितना चाहिए, टोटल 8 चाहिए अपना ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए। अब ये क्या करेगा, अगर मान ले हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बना रहा है, तो हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब देखिए हाइड्रोजन को क्या चाहिए, हाइड्रोजन को अपने नियरेस्ट नोबल गैस जो कि है हीलियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इसके पास अपना एक है और एक चाहिए, तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ले लेगा। वो क्या करेगा, वो कार्बन के साथ आकर इस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा। कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर्ड हो जाएगा, दोनों में शेयर्ड हो जाएगा, हाइड्रोजन में भी और कार्बन में, दोनों में शेयर्ड हो जाएगा। दूसरा हाइड्रोजन भी वही करेगा, तीसरा भी वही करेगा, चौथा भी वही करेगा। तो चारों हाइड्रोजन का जो नियरेस्ट नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना है वो फुलफिल हो जाएगा, डुप्लेट अपना पूरा कर लेगा ये। और कार्बन के साथ क्या होगा, देखिए कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन था और हाइड्रोजन का एक एक इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर कर लिया, तो इसके पास भी हो गया शेयर करने के बाद 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और इन 4 हाइड्रोजन्स का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस तरह से शेयर करते हुए
ये बॉन्ड बना सकता है। ये आप जो देख रहे हैं ये मीथेन है। एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बना के ये मीथेन का मॉलिक्यूल बनाता है, और जो बॉन्ड बनता है ये बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड। एक बार 3D स्ट्रक्चर देख लेते हैं मीथेन का। कुछ इस तरह का होता है। ये बीच में है कार्बन, और ये ग्रे कलर से जो बॉल देख रहे हैं आप, ग्रे कलर का बॉल, ये हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहा है। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, इस तरह से इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लेता है, और शेयर करके 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। यहां पर ये जो बॉन्ड है, चूंकि एक एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है, तो इसे सिंगल बॉन्ड कहा जाता है। एक बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहां पर एक बॉन्ड बना है। तो यहां पर 4 सिंगल बॉन्ड बनता है मीथेन के केस में। अब अगर कार्बन डाइऑक्साइड की आप बात करें तो ऑक्सीजन, इसके वैलेंस शेल में, दैट मीन आउटर मोस्ट शेल में होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स। 1 2 3 4 5 6। यहां भी वही होगा, ये भी ऑक्सीजन है, तो यहां भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जो होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दोनों को बॉन्ड बनाने के बाद अपना ऑक्टेट को पूरा करना है। तो ऑक्सीजन को देखें, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है ऑक्टेट बनाने से। इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी वही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, और कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन कम है। तो कार्बन को चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हुए, ऑक्सीजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाएगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाएगा। मतलब ओवरऑल ये ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन और कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन देगा, डोनेट करेगा, और यहां पर बनाएगा डबल बॉन्ड। और यहां पर भी वही होगा, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाएगा डबल बॉन्ड। अब गौर से देखें, कार्बन के पास 4 था, इसे और 4 चाहिए था, तो यहां से 2 उसे मिल गया शेयर करते हुए, यहां से 2 उसे मिल गया शेयर करते हुए। सिमिलरली ऑक्सीजन को अगर देखें, इस वाले ऑक्सीजन को, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन था, इसे 2 चाहिए था, तो यहां पर जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, तो यहां पर कार्बन से इसे 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। इस वाले ऑक्सीजन के साथ भी यही होगा। तो ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं, इस तरह के बॉन्ड्स को कहा जाता है डबल बॉन्ड। तो यहां पर सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड बन रहा है। भले ही कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये डबल बॉन्ड है। अब वापस आते हैं मीथेन के केस में। मीथेन के केस में आप देखिए, यहां पर जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, ये बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप एक मीथेन के मॉलिक्यूल और दूसरे मीथेन के मॉलिक्यूल को देखें, अगर दोनों आसपास रहे, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स, ये जो फोर्स यहां पर या बॉन्ड यहां पर काम कर रहा था, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर था या फिर इंटर एटॉमिक था। मॉलिक्यूल के अंदर तो इंट्रा मॉलिक्यूलर, तो ये जो फोर्स यहां पर काम कर रहा है ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स है। लेकिन अगर आप इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच की फोर्स की बात करें, तो वो फोर्स बहुत ही कम होगा। ये बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, यहां पर भी बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है। अब ये जो हाइड्रोजन्स है, इनके बीच कोई खास अट्रैक्टिव फोर्स या बॉन्ड बनाने लायक कुछ है नहीं कि ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएगा। वैसे तो इसे बहुत बहुत ठंडा कर दिया जाए तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और भी ठंडा कर दिया जाए तो सॉलिड में कन्वर्ट होता है। तो वहां पर जो बॉन्ड बनता है, सॉलिड बनने का मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड बना के सॉलिड फॉर्म में आ गया है। अब वो हिलडुल नहीं रहा है, सॉलिड फॉर्म में आ गया है। तो सॉलिड बनने का मतलब ही होता है कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स है वहां पर काम कर रहा है और मॉलिक्यूल्स को बांध के रखा है। वहां पर एक बहुत ही वीक फोर्स काम करता है जिसे कि कहा जाता है लंडन डिस्पर्सन फोर्स। अब इसके बारे में फिलहाल तो इस स्टैंडर्ड में आपके पास समझने लायक कुछ खास है नहीं। आप जब 11th-12th में जाएंगे तो आप इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये एग्जैक्टली है क्या। अब देखिए, यहां पर एक वीक बॉन्ड काम करता है जिसे कि लंडन डिस्पर्सन फोर्स कहा जाता है, और वो बॉन्ड चूंकि बहुत बहुत वीक होता है, इसीलिए थोड़ा सा गर्म करने से ही वो मेल्ट कर जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में बात कर लेते हैं। ये मान ले एक मॉलिक्यूल है मीथेन का, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। हम मीथेन को ऑलरेडी सॉलिडिफाई कर चुके हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच काम कर रहा है लंडन डिस्पर्सन फोर्स। बहुत ही वीक एक फोर्स काम कर रहा है इन सारे मॉलिक्यूल्स के बीच, ये सारे मॉलिक्यूल्स के बीच। अब देखिए, यहां पर बाहर से इसे जो एनर्जी मिलता है, थर्मल एनर्जी, जो नॉर्मली एटमॉस्फेयर से एनर्जी मिल जाता है,
उस एनर्जी को गेन करके ये मॉलिक्यूल्स जो है ये वाइब्रेट करता है। अब एनर्जी मिला तो एनर्जी इसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मतलब ये मूव करने लगेगा, तो ये वाइब्रेट करने लगता है। वाइब्रेट करते 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 अगर इसके पास सफिशिएंट एनर्जी होगा तो इतना वाइब्रेट करेगा कि ये बॉन्ड्स टूट जाएगा। अब चूंकि यहां पर बहुत ही वीक बॉन्ड रहता है तो बहुत ही कम एनर्जी में ही ये सारे बॉन्ड्स टूट जाता है। हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम हीट देने से ही ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वहां भाई लिक्विड के केस में भी थोड़ा बहुत इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करता है, फिर उसे और गर्म करते जाए तो वो बॉन्ड भी टूट जाता है और वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। चूंकि इस तरह के केसेस में जो मॉलिक्यूल्स कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ होता है उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत कम होता है, इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। जैसे कि मीथेन के केस में देखिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, -182 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट देखें -161.6 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ही कम टेम्परेचर में ये मेल्ट कर जाता है और बहुत ही कम टेम्परेचर में ये बॉयल भी कर जाता है। अब अगर आप इसे कंपेयर करें आयनिक कंपाउंड्स के साथ, जैसे कि सोडियम क्लोराइड के केस में क्या होता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्लोरीन उसे एक्सेप्ट करता है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होता है और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। लेकिन यहीं पर सब खत्म नहीं होता, ये जो पॉजिटिव आयन है ये एक दूसरे नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट कर सकता है, अपने साथ जोड़ सकता है। ये नेगेटिव आयन एक दूसरे पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करके अपने साथ जोड़ सकता है और इस तरह का क्रिस्टल स्ट्रक्चर वो बना सकता है। सोडियम क्लोरीन इस तरह से इसका जो आयन है, सोडियम आयन क्लोराइड आयन, इस तरह से एक के बाद एक जुड़ते हुए इस तरह का क्रिस्टल बना सकता है। तो यहां पर जो फोर्स काम कर रहा है, आप देखिए सारे आयंस के बीच बहुत बहुत स्ट्रांग फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स काम कर रहा है, स्ट्रांग फोर्स है जो। इसीलिए चूंकि ये फोर्स बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए इनको अलग करना मतलब मेल्ट करना, और भी ज्यादा अलग करना मतलब इसे बॉयल कर देना, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आयनिक कंपाउंड्स का, यहां पर हम सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल देख रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। जैसे सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट लगभग 800 डिग्री सेल्सियस होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट 1465 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसी कारण से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स जो है ये बहुत बहुत ज्यादा होता है। इस केस में हम कह सकते हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो काम करता है। लेकिन हमने क्या देखा कि कार्बन से बने हुए मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। यहां पर आपको कार्बन से बने हुए कुछ कंपाउंड्स जैसे कि ईथेन, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिख रहा है। ऑब्वियसली ये सब बहुत ही कम है। तो जैसा कि हमने देखा कि कार्बन वो किस तरह का बॉन्ड बनाता है, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये 4 बॉन्ड बनाएगा। हो सकता है बीच में कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड हो, लेकिन टोटल इसे 4 बॉन्ड चाहिए होगा। तो इसके कारण क्या होता है कि कार्बन बहुत बहुत सारे हाइड्रोजन के साथ अलग अलग तरीके से मिलते हुए लंबा चौड़ा ब्रांच बना लेता है, और कभी डबल बॉन्ड, कभी ट्रिपल बॉन्ड, कभी सिंगल बॉन्ड से ये अलग अलग तरीके का मॉलिक्यूल बनाता है। ये और भी एलिमेंट के एटम के साथ भी बॉन्ड बना के अलग अलग तरीके का मॉलिक्यूल बना सकता है। ये लंबा चौड़ा चेन बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, रिंग भी फॉर्म कर सकता है। तो इन्हीं सब के बारे में अब हम लोग आगे के वीडियोस में बात करेंगे कि कार्बन किस तरह से सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वगैरह बना के मॉलिक्यूल बनाता है, किस तरह से चेन, ब्रांच और रिंग अलग अलग तरीके से बनाकर अलग अलग तरीके का मॉलिक्यूल बनाता है, जिससे कि कार्बन का वर्सेटाइल नेचर निकल के आता है। तो उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर स्क्रीन पे मिल जाएगा। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के साथ